बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 सितंबर इतवार का दिन, ये पहला वीलॉग, और इस वीलॉग में बड़ी अहम किस्म की मालूमात इकट्ठी हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। खुलासा पहले बता दूं, नेतन्याहू ने अचानक पाकिस्तान की तारीफें क्यों की? पाकिस्तानी हुक्मरानों के काले करतूत इसराइल के हवाले से 2012 से 13 साल की वारदातें पकड़ी गई। इसराइल की मदद से कैसे बड़े बड़े ओहदों पर तैनातियां हुई, ये सारी मालूमात आपके सामने रखता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप का नोबल अमन का इनाम वो ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तफसील बताता हूँ। फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को कीमती मादनियात दिखाने की तस्वीर वायरल होगी। पाकिस्तान का सौदा है, सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद फैसला साजों का खिलवाड़, और इसराइली एजेंट डॉक्टर भी सामने आ गई हैं। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 की तलवार। अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दे दिया और इसराइली कंपनियों में शरीफ खानदान की सरमायाकारी समेत लंदन प्लान, नून लीग के सहाफ़ियों ने इंकशाफात खुद कर दिए। बड़ी अहम खबर, आज़ाद कश्मीर के हालात भी जो बिगड़ रहे हैं। रेंजर्स के फ्लैग मार्च के बाद अवाम की फौज मुखालिफ वहाँ नारे लगे, पूरा कश्मीर बंद होने का मामला है। अगर कोई गंडापुर ना निकला तो इनकलाब की तरफ मामला नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है TTI का दोहरा मेयार, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं की रिहाई के खिलाफ अदालत में पहुँच गई, दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ट्रंप की मंजी ठोकने, डॉलर को तबाह करने के लिए ब्रिक्स ममालिक की बहुत बड़ी हिकमत अमली, डॉलर को ढेर करने का मामला। ये तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जब पाकिस्तान के वफ्द में शम्मा जलाई गई, बड़ी कार्रवाई डालेगी। ये जो मालूमात सामने आई हैं, पाकिस्तानियों की निगरानी समेत पाकिस्तान के अहम ओहदों की तैनाती में इसराइल की मुदाखलत, हमायत वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। इसमें जो सबसे अहम सवाल, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जो नवंबर 2022 में हुई, उससे 1.5 महीना पहले ये डॉक्टर शम्मा साहिबा ने ट्वीट करके ऐलान किया कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर सामने आ रहे हैं। उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि 5-6 नाम आते हैं, आपको पता है। लेकिन इन्होंने वो नाम ना सिर्फ अनाउंस किया, बल्कि कहा कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि इमरान खान पर बेचैनी और तकलीफ़ों का दौर शुरू होगा। और कहा कि नाम उसका सिर्फ एक यही होगा, वो जनरल आसिम मुनीर का। और देख लें कि 3 साल के बाद ये सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। अब इस खातून का बराह रास्त जिस तरह इसराइल की फौजी ताकत, मतलब बाकायदा हमायत नज़र आई, इनकी ट्वीट्स, इनके पैगामात, इनके दौरे, सीक्रेट फाइलों की एक्सेस, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से ताल्लुकात, आले शरीफ की कंपनियों के मामला, ये सब कुछ आपके सामने खुल के सामने आ गया। हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। ये जो शम्मा के परवाने आज एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, गिरबान फाड़ रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, वज़ीर दिफा से वज़ीर ख़ारजा तक, और शहबाज शरीफ का जो अब नाम सामने आया, देखें ये बड़ी अहम बात इसमें कि ये नून लीग की कारकुन भी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी कारकुन है। तमगा इम्तियाज़ आसिफ जरदारी ने दिया। ये आसिफ जरदारी का जिक्र मैंने क्यों किया और 2012 का मामला, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये ताने बाने आप ज़रा जोड़ें, आपको समझ आ जाए कि ये बरतानवी शहरी हैं, इन पर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता। पाकिस्तान की सीक्रेट फाइलों तक जो एक्सेस दी जा रही है, बाकायदा तौर पर वक्त में शमूलियत हुई, शहबाज शरीफ की हुकूमत को हुक्म दे के करवाया गया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरा जवाब दिया इस पर कि ना तो हमें वजारत दिफा ने, ना वजारत ख़ारजा ने अहकाम दिए। ये बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकाम, मतलब बिठाना का, ये वो कह रहे हैं हमारी स्वाबदीद नहीं थी। जिस पर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं नहीं जानता ये खातून कौन है, जिसका जवाब इस खातून ने भी दिया है कि हम लोग तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद भी 40 मिनट तक गाड़ी के इंतज़ार में इकट्ठे बैठे रहे, चाय पीते रहे, और एक ही गाड़ी में फिर हम वापस भी आए। ख्वाजा आसिफ तो मेरे साथ बैठा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, ये क्यों इतने खौफज़दा हुए, अपने सर से बला टालने के लिए, मतलब गुथम गुथा हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह सीक्रेट एक्ट है। पाकिस्तान का ये कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट 1923, जिसके तहत 14 साल कैद और कैद बामुशक्कत और आर्टिकल 6 लगता है। यानी कोई भी गैर मुल्की जिसके पास पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी, खुफिया मुआहदे, सफारती हिकमत अमली, ब्लैकमेलिंग समेत कोई राज देना, ये बराह रास्त गद्दारी के ज़ुमरे में ये कानून है। इसकी सिक्योरिटी ब्रेक करना संगीन जुर्म है। शहबाज शरीफ की तकरीर लिखना भी किसी गैर मुल्की के लिए जो कि सरकारी उहदे के बगैर आए, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये इसी का बाकायदा तौर पर इतराफ़ कर चुकी हैं कि इनके पास सीक्रेट फाइल्स भी मौजूद थी वज़ीर-ए-आज़म की, और तकरीर भी ये 1.5 साल से लिख रही हैं। मतलब 1.5 साल से शहबाज शरीफ की सारी सफारती हिकमत अमली बताई जा रही है। अंदाज़ा करें, ये ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार इसीलिए डरे हुए हैं कि 5 साल गुजर जाएँ, 10 साल गुजर जाएँ, ये आर्टिकल 6 की तलवार इनके सर पर लटक चुकी है। ये कोई भी दौर आएगा, अब वक्त तो बदलेगा, ये जितना मर्जी या भाग जाएँ, ये फंसेंगे ज़रूर। ये अब कब होगा ये अब सब अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये अपने सर से इस ढोल को अपने गले से उतारना चाहते हैं, लेकिन ढोल अब फट चुका है, बजना तो छोड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने इसमें तस्दीक की है। नजम सेठी जैसा बंदा बोल पड़ा है, पाकिस्तान के सफारतकार बोल पड़े हैं, तमाम आला ओहदेदारान बोल चुके हैं कि इसराइल के बारे में ऐसी पॉलिसी, ऐसे अल्फाज लिखने वाले को तमगे दिए जा रहे हैं। जो ट्वीट्स उनके सामने आई, इसराइल के मतलब बाकायदा इस तरह की हिमायत पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं की।
फिर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा, अभी देखें कल उसकी अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वो भी ट्वीट उन्होंने कर दी। पाकिस्तान की तारीख में जनरल रानी के तो हम जिक्र सुनते हैं 78 साल में। अब ये ज़ाहिर है शक्ल सूरत में जनरल रानी वाला मामला नहीं लगता, लेकिन शमा के परवाने की जो हरकतें हैं वो ये बता रही हैं कि आग लग चुकी है अंदर। नून लीग के अपने एंकर लंदन से, वो अनीक नाजी साहब, वो कह रहे हैं इसराइल की टेक कंपनियों में शरीफ ख़ानदान की बाकायदा सरमायाकारी भी है और उसका बंदोबस्त भी इस खातून ने किया। अंदाज़ा करें इस लेवल तक मामला है। और जिस तरह हर मोहरे को इस्तेमाल के बाद फेंका जाता है, इन्हें भी फेंका गया। कोई इसराइल के साथ जो काम करना था और इशारा देना था वो दे दिया गया। पहले जिस तरह आम भेजे गए, तमगा इम्तियाज़ दिया गया, जहाज़ों में घुमाया फिराया गया, चाय शाय पिलाई गई, अब ये जितनी मर्जी लातौलकी करें नहीं बच सकते। और इस पर इंटरनेशनल अखबारात, अल जज़ीरा, गार्डियन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल की कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो। कल नेतन्याहू ने एक दावा किया कि हमारे करीबी ममालिक जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इनके इदारे अपने मुल्क में अपने खिलाफ होने वाले मुजाहरे दहशतगर्दी के अपने दारुल हुकूमत में क्या करते हैं। उसने बाकायदा निजी महफिलों में आके उसने कहा हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। 15 ममालिक, जिसमें अरब अमारात भी है, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी है। ये गार्डियन ने इसराइली कंपनी NSO ग्रुप के तहत जो स्पाईवेयर गैसेस इस्तेमाल होता है, आला सरकारी अफसरान और इंटेलिजेंस और दिफा के शोबे में मोबाइल फ़ोन्स जो हैक किए थे, उस पर पूरी रिपोर्ट जारी की थी। बल्कि इनके व्हाट्सएप तक हैक हुए थे। और ये पेगासस की रियासती जासूसी के लिए इस्तेमाल करने वाला 24 पाकिस्तानी टॉप सीक्रेट जो हुकाम है, उनके मोबाइल फ़ोन इसराइली कंपनी NSO के ग्रुप के जो निशाना बने, उसका ऐलान बाकायदा आया, जिसका सियासतदानों में बाद में और अभी इसराइल के वज़ीर आज़म खुद अक़वाम मुत्तहिदा में खुल के इतराफ़ किया है, ये तो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें याद रखें पाकिस्तान और बांग्लादेश खसूसी तौर पर, शेख हसीना ने बांग्लादेश में वहाँ इंटेलिजेंस के इदारों को इस्तेमाल किया, बल्कि हंगरी में उनको बाकायदा इसराइली माहिरीन से तरबियत दिलवाई थी, जिसके दोनों ममालिक के दरमियान नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी सामने आए ताकि हकीकत छुपी रहे। और याद रखें बांग्लादेश में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान वाला मामला, यानी कोई ताल्लुकात नहीं। लेकिन यह ख़रीदारी भी आर्मी चीफ जनरल अजीज़ अहमद ने वहाँ आर्मी चीफ बनने के अगले दिन की थी। और फिर शेख हसीना का जो इनकलाब का ख़तरा था जिसके लिए निगरानी करती रही, वो आपके सामने आया। अब हालात पाकिस्तान में बिल्कुल वही हैं। इसराइल के अखबारात हैरेट्स खुद दावा कर रहा है कि इसराइल की साइबर टेक्नोलॉजी फर्म सेलिब्रेट ने 2012 से ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन हैक करने की, शहरियों की निगरानी की पाकिस्तान को बेची है। और वो हुकूमत किसकी थी? जरदारी की, गिलानी की। इसीलिए मैं 2012 का जिक्र कर रहा था। और 2021 में इमरान खान का फ़ोन भी पेगासस के ज़रिए उस हैक्ड लिस्ट में शामिल है जो इन्होंने हैक किया हुआ था। फिर ये 15 ममालिक में जो केस सामने आया जिसमें इसराइली कंपनियों से निगरानी की जाती है, ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं, फिर जिसमें अमेरिका, चीन और इसराइल की कंपनियों की टेक्नोलॉजी से बाकायदा ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया गया, जिसका एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने 2025 में भी पिछले हफ्ते रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान में 42 लाख मोबाइल फ़ोन टेप किए गए। और ये आपने ईरान इसराइल की जंग में भी इसका मुजाहरा देखा, जहाँ नेटवर्क से, वहाँ उन्होंने जासूसी नेटवर्क से साइंसदानों के, आर्मी चीफ के जो सारा कुछ हुआ शहादतें वो आपके सामने। अब इसराइल की हमायत से बाकायदा पाकिस्तान के फिर आला तरीन ओहदे, आर्मी चीफ तक की हमायत करने वाली ये खातून अब आपके सामने सब कुछ है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंटरनेशनल मामलात कवर कर रहे हैं सहाफ़ी। वो क्या कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए जिस तरह पाकिस्तान में फितनतुल ख्वारिज नाम रखे गए, इसी तरह फ़लस्तीन में भी फ़ौज भेजने के लिए वहाँ इस तरह के नाम रख के, इसी तरह के शम्मा और परवानों को इस्तेमाल करके ये काम होगा। अब आप सारे ताने माने जोड़े, आपके सामने सारी तस्वीर है। अभी आर्मी चीफ का जो अमेरिका में दौरा हुआ, वाइट हाउस की तस्वीर सामने आई, वो ब्रीफ केस जो उन्होंने उठाया हुआ था, आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की कीमती नायाब धाते दिखा रहे थे। जासिम चट्टा ने बड़ी खूबसूरत बात की, ये है अमन बलोचिस्तान और KP का। ये मादनियात, रेयर मादनियात क्यों ज़रूरी हैं? सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो, डॉलर्स लेने के लिए और अपने सर पर इनका हाथ रखने के लिए सारी कोशिश है। माजी में परवेज़ मुशर्रफ देखें डॉलर्स के लिए क्या करता रहा, दहशतगर्दी की जंग में, और फिर डू मोर के नाम के पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के अगवा कर करके देते रहे। आज बगराम एयरबेस हो, चीन के मामलात हों, दहशतगर्दी के नाम पर, मादनियात के नाम पर अमरीका के साथ सिर्फ इस एक पेज पर। अब शहबाज शरीफ कल की तकरीर सुने, बड़ी अहम तकरीर, जिस पे अभी यूट्यूब पर ये 27 मिनट के पेड इश्तहारात दे के खान का मुकाबला करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास दहशतगर्द ऐसे ऐसे मौजूद हैं, वो लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर कब्जा करके वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। ये अमेरिका और यूरोप को क्या पैगाम दे रहा है कि हम हैं तो आप हैं, हमारी आपकी सलामती खतरे में रहेगी। ये कीमती मादनियात अलग तोहफा है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, बैटरियों में, अब देखें तेल का मामला ख़त्म हो गया, अब इलेक्ट्रिक की तरफ दुनिया चलेगी है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन गई है। दुनिया भर के फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, रडार सिस्टम है, ड्रोन्स हैं, असलहा, इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। और ये इतनी मुनफरदन का ज़ाहिर को मुतबादल नहीं होता। तो ये KP हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कुरम एजेंसी हो, सवात हो, बाजोड़, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ इनकी मौजूदगी का जिक्र किया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी लेता है? ज़रा सोचें कि दुनिया में जितनी भी नायाब धातें हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीन है,
और अमेरिका चाहता है कि वो इन ममालिक पर रसाई हासिल करे, चीन पर इन्हिसार कम हो जाए आलमी मार्केट में, ताकि इनके वसाइल की जो कीमत है, सप्लाई है, उसे कंट्रोल करे। अफगानिस्तान में भी यही मामला था, वहाँ भी लिथियम और कीमती धातें थी जो चीन और रूस के हाथ में चली जाती तो ज़ाहिर उनकी करेंसी मजबूत होती। और करेंसी पे देखें, याद रखें, डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। ये रूस और चीन ने जो ब्रिक्स में इत्तेहाद बनाया, जिसमें आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई जो हिंदुस्तान ने ब्रिक्स में, ये 5 ममालिक का इत्तेहाद है, भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका। इसमें बाद में 23 ममालिक मजीद शामिल हुए और ये डॉलर की बजाय अपने अपने मुल्क की करेंसी में एक दूसरे तजारत करने पर तैयार हैं, ताकि डॉलर की जो आलमी सतह पर तलब है उसे कम किया जाए। और अमरीकी डॉलर के लिए बहुत बड़ा धचका है। चीन, जो आपको पता है, रूस है, वो रूबल में और यूएन में अब करते हैं। अब भारत ने भारतीय रुपयों में डॉलर का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए इनके साथ मुलाकात हो गया, उनका मुआहदा। तेल गैस के रूस के साथ जो मुआहदे हैं उसमें भी भारतीय रुपयों में डील होगी। तो भारतीय करेंसी के जो नए बॉन्ड भी अभी शुरू हुए हैं, ये भारतीय बैंक ने किए हैं। इससे ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा मसला है, और ये डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए मजबूर नज़र आ रहा है आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से मुलाकातों पर। और इमरान खान जैसा आज़ाद शख्स जो गुलामी से इनकार करता है, ये आपको ओवल ऑफिस में हाथ बांधे हुए खड़े नज़र आ रहे थे। जिस तरह ये पाकिस्तान का सौदा करने वाले, ज़ाहिर है तजारत करने वाले ताजर हैं। मासूम पश्तूनों का खून बेचने के लिए, जाली ऑपरेशन करने के लिए, या जो आवाज़ उठा दे उस पर मुकदमा दर्ज उठा लेना, ये लोगों की जिस तरह ज़मीनें छीन छीन कर फौजी कंट्रोल में देते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में देखें हुकूमत को उन्होंने कैसे शामिल किया, अली अमीन गंडापुर की 2019 में वहाँ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कि जिसमें बाकायदा सिविल हुकूमत के खिलाफ कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम उसे रोकना था। अली अमीन गंडापुर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते, लेकिन ये काला कानून ख़त्म नहीं करे, बल्कि ये तो अपने जो लोग अभी पेशावर सेंट्रल जेल के हमले में रिहा हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुँच गए। अब अमेरिका में वहाँ अभी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वहाँ एक्सटेंशन के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर पर वो पोस्टर शोस्टर भी लहरा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो ज़ाहिर है इनकी करोड़ों रुपए की लॉबिंग है, बहुत लंबा चौड़ा पैसा दिया जाता है, वो इतना पैसा तो नहीं दे सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप के अलबत्ता नोबल इनाम के लिए दुनिया में कोशिश शुरू हो गई है कि इसे नाअहल करार दिया जाए ताकि इन्हें नुकसान हो, क्योंकि नॉमिनेट तो पाकिस्तान ने किया है। उसकी जो कमेटी है उसके कवायद पर, जिसमें कोई उम्मीदवार अगर जंगी जराइम में या इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में हो तो फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि बैन किया जाता है। अब फ़लस्तीन की 6 मरतबा जंग बंदी को वीटो करना, इस मामले को बराह रास्त उठाया जा रहा है। नॉर्वेजियन कमेटी को कहा जाए यहाँ वो खुराक नहीं पहुँचने दे रहे, आप उसे नोबल इनाम देना चाहते हैं। और फिर फ़लस्तीन पे, यूक्रेन पे, ईरान पे, आलमी अमन पे जितने भी वो तनकीद है, मुज़ाहमत है, वो ज़रूर होगी। और हिंदुस्तान भी इसमें ज़ाहिर है मुखालफत करेगा। और हिंदुस्तान तो मानता ही नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग बंदी भी, वो भी नोबल इनाम में बड़ा कमज़ोर नुकता है। आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद देखें अमरीकी, पाकिस्तानी और मुसलमान वहाँ पर शदीद नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप से। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो मुलाकातें हुई, बयानात है, अवामी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को उसका सियासी बहुत नुकसान पहुँचा, पार्टी के अंदर भी मुखालफत है। वो तो खैर उनके आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान में कल जो पेशावर में जलसा हो उसके नताइज अब सामने आ रहे। एक तो देखें ये लाजम मलजूम बात है कि ये जिस तरह जलसा पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था, बदइंतज़ामी ज़रूर नज़र आई। एक तरफ कंप्रोमाइज़ सियासत थी, लोग थे, लीडर थे, दूसरी तरफ जो मतलब खुलूस नीयत वाले रहनुमा थे। सलमान अकबर राजा और जुनैद अकबर की गुफ्तगू बड़ी अहम थी। उसमें ज़ाहिर उनकी सलमान अकबर राजा की बड़ी अहम मुलाकात हुई थी खान से 3 दिन पहले। उसमें यही पैगाम था, जालिम के सामने नहीं झुकना, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना। ये याद रखें, बड़ी अहम बात थी खान की। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का ऑपरेशन रोकना, सूबे के जो पानी पर, बलूचिस्तान की गुमशुदगी पर, इमरान खान समेत जो सियासी रहनुमाओं पर की रिहाई और मैंडेट छीनने का, जुल्म सितम का मामला, ये सारी तकारीर, इस पूरे जलसे में ये 2 तकारीर सबसे अहम थी। जलसे की जो मालूमात में अब एक तो देखें स्टेज पर मुकम्मल मिर्ज़ा अफरीदी साहब का कंट्रोल था, जो भी सेनेट में आपको पता अरबों रुपये देकर आए। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई तकरीर करने की, ऐसे बंदे को सामने लाने की इजाज़त नहीं थी। सदाम तरीन की तकरीर इसीलिए रोकी गई, ये उसी का तसलसल है। और एस्टेब्लिशमेंट के हामी जैसे अली मोहम्मद ख़ान हैं, उन्हें लाए गए, जिन्हें अवाम नीचे कर्नल अली मोहम्मद ख़ान का खिताब दे रही थी। कोई मदारी कह रहा था, कोई कंप्रोमाइज़ कह रहा था। और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो स्टेज से उतरे भी तो लोग उनका पीछा कर रहे थे कि तुम ट्वीट क्यों नहीं करते, खान का बयानिया क्यों नहीं उठाते। शेर अफजल मरवत की तस्वीर को भी वहाँ लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो लाए लोग वापस भिजवा दी गई। अली अमीन गंडापुर जो ताकतवर रहनुमा, देखिए हालात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नफरत की वजह से अली अमीन गंडापुर की लोग बात तकरीर सुनने पर तैयार नहीं थे, नीचे से जूतियाँ दिखाई जा रही थी। तो ये जो हालात अवाम के बनते जा रहे हैं, इसमें ये इतना आगे मामला चले गए कि अलीमा खान ने बात की कि लोग हमें मजबूर करते हैं कॉल दें, लेकिन हम कॉल नहीं दे सकते। लोग खुद बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वाला मामला पर, यही बात इमरान खान ने भी की है। जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वहाँ कल ताकत का शो अवाम ने करना है। आज तो 9 मई के जो मज़ालिम की दास्तान लिखने वाले ब्रिगेडियर ने पूरा फ्लैग मार्च करके वहाँ ताकत दिखाई है। अवाम अब क्या करेगी, क्रैकडाउन होंगे, मामलात होंगे, या वहाँ पे कोई ऐसा ही अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा रखा जाएगा।
क्योंकि ये लीडरलेस तहरीक है वहाँ की। ये बड़ा अहम दिन है कल का, ये देखना होगा मामलात किस तरफ जाएंगे। मईशत में एक बड़ी अहम खबर पाकिस्तान के हवाले से, ख़तरनाक तरीन हद तक कर्जे पहुँच चुके हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में हर पाकिस्तानी 3,18,000 रुपये का कर्जदार हो गए। 10 साल पहले तक ये सिर्फ 92,000 था। खान के 3 साल के इक़्तिदार में वाहिद टाइम था जिसमें 85% कर्जा वापस किया गया। 2022 से लेकर अब तक 13% के हिसाब से ये कंपाउंड रेट पे, यानी कर्जे के ऊपर कर्जा इंटरेस्ट पे वो चढ़ता जा रहा है। और पिछले चंद दिनों में पंजाब की हुकूमत ने 500 अरब का मजीद कर्जा लिया है। तो ये जो हालात हैं वो इस कदर मईशत के तबाह बर्बाद हो चुके हैं कि इसमें से निकलने का कोई हल दूर दूर तक नहीं है। हुकूमत की पूरी कोशिश है किसी तरह इसराइल को तस्लीम करके वहाँ से कुछ डॉलर लेके मईशत को ठीक करके हम इक़्तिदार को तवील करें। लेकिन देखें, जी का जाना ठहर है। ये चाहे आज जाए, 6 महीनों में जाए, मसला असल में उधर ही आ जाएगा कि ये इस नहज तक मईशत को पहले तबाह किया जाए, जो हम आपको 3 साल से बता रहे थे। और उसमें ये फिर अपने 2 साल इस तरह ही ज़्यादा खींच तान के गुजार के भागने के चक्कर में निकल जाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद तो ज़ाहिर रजीम की हर सूरत में बदलती है। अब उससे पहले कोई ऐसा मौजा, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा चीज़ रूनुमा होती है तो एकदम सब कुछ बदलता हुआ नजर आए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे और इस जो बर्बरियत और एक तूफ़ान मचा हुआ है इससे पाकिस्तानियों को निजात दिलाए, क्योंकि करना तो अल्लाह नहीं है, हमारी तो उम्मीद उसी पे। देखें जो तज्ज़िये हैं, ये खबरें हैं, ये सब अपनी जगह, सब चीज़ों को साइड करके हम तो उसके एक लफ्ज़ पे यकीन करते हैं। जब वो कहता है ना कुन हो जा, तो सब कुछ हो जाता है। तो ये उसकी चाहत पे डिपेंड करता है। हम उसे दुआ ही कर सकते हैं, उसे मांग सकते हैं और आखिर में करना अल्लाह ने है। वो दिलों को भी बदलता है, लोगों को भी बदलता है। तो उसकी मर्ज़ी में इंशाअल्लाह होगा जो कुछ, और बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।